नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून। हम लोग बहुत इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ठीक हो। बेसिकली ये 1972 में ये ड्राइव चलाई गई थी यूएन नेशंस के द्वारा। स्टॉकहोम में जब पहली एक इसमें सबमिट हुई थी तो ये 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का एक उसमें डिसीज़न हुआ था, जिससे कि लोगों को हर साल ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर एनवायरनमेंट है, अगर अर्थ है, मदर अर्थ है सिंपल शब्दों में, तो हम हैं। अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं। पहली बारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 में मनाया गया था, जिसका एक टॉपिक था वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। और आज जो है अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग कंट्री को उसमें फोकस बना करके इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है। तो हमारा जो बेसिकली फोकस है दोस्तों कि बेसिकली हमने मैसेजेस तो बहुत भेजे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने अवेयरनेस भी बहुत पैदा की। हम लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वो हम 5 जून को ही क्यों करते हैं? क्या एनवायरमेंटल हमारी इन्वायरमेंट या हमारी सराउंडिंग क्या हमारी डेली लाइफ का पार्ट नहीं है? हमने देखा है कि हमने हर तरीके से इस नेचुरल रिसोर्स को जो है हर्ट किया है, हमने इनफैक्ट इसको जो है डैमेज किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। हम ये बार बार ये कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट बिना एनवायरमेंटल को थ्रेट किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए नहीं हो सकता। यहाँ कितना आप एग्री करते हैं मैं नहीं जानता, बट एज एन आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर या प्लानर्स हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो भी डेवलपमेंट करें, चाहे वो एरिया डेवलपमेंट प्लान्स हों, चाहे वो इंडिविजुअल बिल्डिंग के प्लान्स हों, इंडिविजुअल की डिटेलिंग हो बिल्डिंग के, तो हम एटलीस्ट उसमें इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखें, सो दैट कि इन्वायरमेंटल एक हार्मोनी बनी रहे और उसको कोई थ्रेट ना हो। बहुत कॉमन हो गया दोस्तों डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटना, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्प्लेस करना, उनको डैमेज करना। तो मेरा ये मानना है कि हम ये कब तक करेंगे? इस पेंडेमिक ने हम लोग को थोड़ा बहुत ज़रूर जगाया है कि हम लोग को जो है एक मास्क पहनने की ज़रूरत महसूस कराई है। ये भी हमें महसूस कराया है कि हमारे लिए एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो नेचुरली आते हैं, कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड का हमने फ्लैश फ्लड देखा था, कितने तरीके से कितना डैमेज हुआ उससे। हमने छोटे छोटे डैम बना दिए, नदी को जगह जगह रोक दिया, नदी के उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, फ्लो के लिए हमने जगह जगह बिल्डिंग्स बना ली। कितना गलत है दोस्तों। क्या हम कोई इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं हमारे पास, हम कोई डेटा की इस वीडियो में कोई बात नहीं करेंगे? कार्बन फुटप्रिंट कौन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, कितने लोगों, कितना उसमें कितना पॉल्यूशन लेवल कहाँ पे कितना है, हमें सबको पता है, हम गूगल करके सब देख सकते हैं। आज हम बेसिक बात करेंगे कि क्या हम अपनी बिल्डिंग्स को एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बना सकते हैं? जो हम लोग आर्किटेक्ट ग्लास के इतने बड़े बड़े फैसाड्स दे रहे हैं, हम लोग ये भी नहीं देखते कि किस तरह डायरेक्शन में हम ग्लास के फैसाड दे रहे हैं। जस्ट एक ये ट्रेंड बन गया है, बज़वर्ड बन गया है कि हम टिंटेड ग्लास दें, या जितने तरह के हम उसमें जो है एल्युमिनियम की कंपोजिट शीट्स लगाएं, या जो भी करें, हमने उसमें कहीं पे भी दोस्तों हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते। किस डायरेक्शन से कितना सन आ रहा है, हमने सन पाथ फ्लो डायग्राम पढ़ा है, सन के मूवमेंट को पढ़ा है, हमने विंड के मूवमेंट को पढ़ा है। कितने लोग ऐसे हैं हम में से जो अपनी बिल्डिंग्स में नेचुरल वेंटिलेशन की बात करते हैं? कब तक हम एयर कंडीशनर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे? जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो हमें करना है, बट कहीं कहीं हम लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। जैसे मैं कहीं कहीं जूरी में जाता हूँ या कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे जो साइट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपनी थीसिस बनाते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि साइट एनालिसिस के कंपोनेंट को अपने डिज़ाइन में यूज़ ही नहीं करते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ स्टडी, पुटिंग इनटू द शीट, मेकिंग ए कलरफुल ड्राइंग, नथिंग एल्स। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट साइट एनालिसिस इन द ड्राइंग्स। उनको जो है ग्राउंड के स्लोप्स का नहीं पता होता कि ग्राउंड के स्लोप्स को कहाँ ले जाएं, जिससे हमारा नेचुरल ड्रेनेज हो, जिससे हमारा जो सीवेज फ्लो हो नेचुरल हो, उसे हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। उन्हें ये नहीं पता कि हमें विंड फ्लो को कैसे यूज़ करना है, किस तरफ कितनी विंडो देनी है, हमें किस तरफ छज्जे देने हैं, किस तरफ डीप देने हैं, किस तरफ डीप बालकनी देनी है। हम फैसाड भी जो है हर तरफ ग्लेजिंग दे रहे हैं। उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग है उसमें हम फिर एयर कंडीशनिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है कि कूलिंग। इट्स नॉट लाइक दिस। एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट कहीं भी कूलिंग नहीं है। एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा कंफर्ट है। तो एसी को जो है नॉर्मली हमें एक टेम्परेचर पे चलाना होता है कि हमें कंफर्ट मिले, रादर कि हम उसमें एसी को चला करके उसमें एक कंबल लेकर के सोएं या उसमें हम एक शिवरिंग की स्टेज में आएँ।
तो हम छोटी छोटी अपनी हैबिट्स की बात करते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को रियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एज एन आर्किटेक्ट दोस्तों, हमें बिल्डिंग्स वही डिज़ाइन करनी है कि जिसमें हमें जो लगे हमने क्लाइमेट को थोड़ा सा यूज़ किया है और हमने जो है हमारी एनर्जी को हम लोग यूज़ को जो है मिनिमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्पोजल है, गार्बेज डिस्पोजल है, वो हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग अननेसेसरी मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितनी हमें एनर्जी कंजम्पशन चाहिए उसमें कितना हमारा कोल का कंजम्पशन हो रहा है, जिससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हालांकि इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री कार्बन फुटप्रिंट्स क्रिएट करने में पीछे है डेवलपिंग कंट्रीज से और चाइना जैसे कंट्रीज से। फिर भी क्या हम एज एन आर्किटेक्ट ऐसी बिल्डिंग्स को बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल थी हमारे यहाँ, जो हमारे पुराने कोर्टयार्ड्स होते थे, क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता था कि कोर्टयार्ड के किनारे हमारे जो एक ओपन कोर्टयार्ड होता था जिसमें लाइट वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था और हमें नेचुरल कूलिंग मिलती थी, क्रॉस वेंटिलेशन होता था। आजकल नो डाउट कि स्पेस का कंस्ट्रेन है, वो अपनी जगह है, बट क्या हम स्पेस के कंस्ट्रेन के बावजूद क्या इन सब फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए प्लानर्स एंड एज एन आर्किटेक्ट्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज़ करें, बिकॉज अगर जितनी हम ब्रिक्स को यूज़ करेंगे जो हमारी एल्यूवियल सॉइल से बनती है, वो हमारी एल्यूवियल सॉइल को डैमेज कर रही है, हमारी फर्टाइल सॉइल को डैमेज कर रही है। तो हमें एक अल्टरनेट प्रोडक्ट्स पे आना पड़ेगा, जिसमें हम कर भी रहे हैं। हालो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं या एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, आजकल हम फोम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। हमें अपनी जो बिल्डिंग्स है उनका लोड भी, सेल्फ वेट भी कम करना है। हमारी बिल्डिंग्स में जो हमारी बिल्डिंग का सेल्फ वेट है, हमारी जो डेंसिटी है कंक्रीट की, जिसे हम 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेके चलती हैं डिज़ाइनिंग में दोस्तों, सेल्फ वेट ही इतना ज़्यादा है, हमारी फाउंडेशंस बहुत चौड़ी आती हैं। हमें कंपोजिट कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे जाना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी बिल्डिंग का सेल्फ वेट कम हो जाए, जिससे कि हमारी फाउंडेशंस में कुछ उनकी कुछ हमारी सेविंग हो जाए मटेरियल की, उनकी कुछ हमारी वी कैन रिड्यूस सम इन कास्टिंग ऑफ द फाउंडेशंस एंड मेकिंग ऑफ द फाउंडेशंस। हमें हर लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन करना है, प्लानिंग में इवोल्यूशन करना है हर स्टेज पे, सो दैट हम कम से कम इन्वायरमेंट को थ्रेट दें और हमारी जो बिल्डिंग हो वो इन हारमोनियस टू क्लाइमेट हो, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हो। और हमें दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिस तरह के आजकल के डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जिस तरह के प्रेडिक्टेड हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे NCR में भी अभी तक अराउंड 6-7 माइनर से अर्थक्वेक के जॉर्ड्स आ सकते हैं। तो वी हैव टू मेक अवर बिल्डिंग्स रेजिलियंट बिल्डिंग्स ऑल्सो। हम सिटीज़ के रेजिलियंस की बात करते हैं, बिल्डिंग के रेजिलियंस की बात नहीं करते हैं। हमारी बिल्डिंग्स इन सब हैजार्ड्स को, एनवायरमेंटल थ्रेट्स को, और जितने भी हमारे हैजार्ड्स इस समय आ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो अर्थक्वेक के उसमें हो, चाहे वो हमारे माइनर शॉक्स हों या फ्लड्स हों या जो साइक्लोन्स आ रहे हैं सी शोर्स पे, उनको कैटर कर सकें। हमारी बिल्डिंग भी रेजिलियंट होनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। मैं एक्ट्स की बात नहीं करूंगा, वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ के एक्ट हैं, मैं उनको एक एक करके इसमें लिस्ट आउट नहीं करूंगा, हमें सबको पता है। वी कैन सी एयर पोल्यूशन के हमारे पास एक्ट हैं, वाटर पोल्यूशन के एक्ट हैं, हजार्डियत वेस्ट के हमारे पास एक्ट हैं, और हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बनाया है वो एक एक्ट के तहत बनाया 2010 में। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कहीं से इस पोल्यूशन को या इस एनवायरमेंटल थ्रेट को चेक नहीं कर पाए। दोस्तों ये हाई टाइम है, हमको ईच एंड एवरी सब इंडिविजुअल्स को प्रयास करने होंगे कि जितना हम इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इसके साथ हारमोनी में काम कर सकें, अपनी बिल्डिंग्स को इन फ्रेंडली टू एंड रिस्पॉन्सिव टू नेचर बनाएं, या क्लाइमेट को हम उसमें रिस्पॉन्स कर सकें प्रॉपरली, हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और आज देखिए, मैं जब 1995 की बात बता रहा हूँ, जब मास्टर ऑफ प्लानिंग कर रहा था विद स्पेशलाइजेशन इन हाउसिंग, तब से हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउसिंग फॉर ऑल, दिस इज नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। आज देखिए, जब ये पेंडेमिक की वजह से हमें पता लगा कि इन गरीबों के लिए हाउसेस की कितनी ज़रूरत है, और हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं पॉल्यूशन से तो फील्ड हैं ही, बट वो इनको यूज़ तो कर रहे हैं इन लेबरर्स को, इनको लेकिन हाउसिंग और बाकी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? क्या हम अपने रेजिडेंट्स को एक हाउस नहीं दे पा रहे? 1995 से आज 2020 आ गया, 25 साल हो गए, हम इनको अच्छे मकान नहीं दे पाए। हमने हमेशा पेपरों पे पढ़ा है कि हम जो है सिटीज़, जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं उनमें हम इन्फ्लक्स कम करेंगे, लेबर्स की जो पुल फैक्टर है उसे कम करेंगे। हमने कहाँ कम किया? क्यों नहीं हम रूरल एरियाज़ को डेवलप करने का सोचते कि हम रूरल एरिया को डेवलप करें, जिससे कि हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो मेगा सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, इन पे कम से कम लोड पड़े, माइग्रेंट्स इनमें कम से कम आएँ। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी अगर ये माइग्रेंट्स वर्कर्स कम आएंगे। अपनी इंडस्ट्रीज़ की या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों हम लोग सबर्ब्स में नहीं शिफ्ट कर रहे?
रूरल एरियाज़ में गाँव के आसपास क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं। हमें इन्हें सोचना पड़ेगा, हमें इन लेबरर्स को, हमें इन जो आर्टिजन्स हैं इनको इनके वर्क प्लेस के, इनके रहने के नज़दीक हमें अगर इंडस्ट्रीज़ को ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे पॉलिसी मेकर को। तो इसमें दोस्तों चेंजेस हर लेवल पे लाने हैं। एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, दूसरा पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में थोड़ा सा होना चाहिए कि कैसे इसको जो है पॉलिसीज़ बनाएं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम लोग डेवलपमेंट करें, रूरल एरिया को डेवलप करें, काउंटर मैग्नेट्स डेवलप करें, जिससे कि सिटीज़ से हमारे जो लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं वो कम से कम आएँ, शहरों पे कम से कम बोझा पड़े और उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड नियर टू देयर रेजिडेंसेज उनके अपने नेटिव प्लेस पे मिले। और हम लोग को आर्किटेक्ट्स को और इसमें जो प्लानर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने प्लानिंग को किस तरीके से करें, डिज़ाइन किस तरीके से करें जो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हो। एरिया डेवलपमेंट से लेकर के एक माइक्रो हाउस तक एक छोटी छोटी प्लानिंग करनी होगी। नेचुरल वेंटिलेशन पे डिपेंडेंट करना होगा, एनर्जी कंजम्पशन को हमें हर लेवल पे कम करना होगा। हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम जो है अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। हम पक्का कंस्ट्रक्शन हर जगह कर रहे हैं जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर जो नेचुरली इन्फिल्ट्रेट होता है, प्योर होता है, उसकी टेंडेंसी कम हो गई है। पानी कम से कम इन्फिल्ट्रेट होकर हमारा जो है पक्के कच्चे उससे जो है सब सॉइल से नीचे जा रहा है, जो कि नेचुरली इन्फिल्ट्रेट होता है। हमारी ये क्वालिटीज़ हैं। हमने पेंडेमिक में देखा है कि अपने आप को नेचर ने, मदर नेचर ने बहुत हद तक जो है कोप अप कर लिया है, उसका रेजिलिएंट नेचर है और वो अपनी जो उनके जो लॉसेस हुए थे, पॉल्यूशन हमने जो ऐड किए थे, उसको उसने बहुत हद तक मिटिगेट किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों कि हम अपने आप को कंस्ट्रेन करें, रिस्ट्रिक्ट करें। हर आर्किटेक्ट की ड्यूटी है, टाउन प्लानर की ड्यूटी है कि वो अपने कम से कम वर्क में अपनी जिम्मेदारी को निभाए, दूसरों का मुंह मत देखे कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कमर्शियली हम सब काम कर रहे हैं, अच्छा है कि हमें उसके लिए करना है, बट जहाँ पेड़ काटने की बात आए, जहाँ पर एनवायरमेंटल को थ्रेट करने की बात आए, हमें यूनाइट होकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें रिक्वेस्ट है कि जैसे किसी आर्किटेक्ट के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहाँ लगता है उस एनवायरमेंट को थ्रेट हो रही है एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, उसको लगता है कि नहीं होना चाहिए, वहाँ मुझे लगता है कि किसी बॉडी के थ्रू या IIA के थ्रू हमें इसमें जो है फोरम बनाना चाहिए जिसमें हम अपने आर्किटेक्ट्स अपनी बात को रख पाएँ। टेक्नोलॉजीज़ का एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। BMP TC और बहुत सारे जो निर्मित केंद्राज हैं वो लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या हम उसको एक्चुअली ग्राउंड पे नहीं ला सकते हैं? चीज़ें तो ये हैं कि दोस्तों रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, किताबों में नॉलेज है, बट एक्चुअली वो ग्राउंड पे नहीं आ रही। हमें लैब टू लैंड लाना होगा इनको और हमें अपनी डिज़ाइनिंग और उसमें जो है ला करके इसको ज़मीन पे ला करके दिखाना होगा। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और बहुत सारे NGOs और बहुत सारे एडवोकेट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक एडवोकेट का नाम जरूर लेना चाहूँगा, एडवोकेट MC मेहता, जिन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में बहुत काम किया है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एरिया डेवलपमेंट्स की बात हो या वो एक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। उन्होंने CNG को इंट्रोड्यूस इंडिया में कराया, उन्होंने ताजमहल के इश्यूज़ को रेज़ किया, कानपुर की टेनरीज को उन्होंने गंगा वाटर के पॉल्यूटेंट्स को बताया और सब सॉइल वाटर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने ये PIL हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डाल के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन क्रिएट किए। हम लोग को सबको उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। और बहुत सारे और भी इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही है। तो मैं अपने आर्किटेक्ट्स जो फ्रेटर्निटी है, टाउन प्लानर्स या प्लानर्स की फ्रेटर्निटी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि वो अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी एरिया डेवलपमेंट प्लान्स में एनवायरमेंटल का जरूर ध्यान रखें। हम सब मिल के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करें। थैंक यू वेरी मच। आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट अस टेक ए प्लेज कि हम सब मिल के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और अर्थ को बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।